ओके, तो मैं बात कर रहा था हाइगन्स की। हाइगन्स ने लाइट रेडिएशन की थ्योरी दी थी, लाइट रेडिएशन को वेव नेचर कहा था, और न्यूटन ने कहा था कि जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो न्यूटन सवाल उठाते हैं हाइगन्स से कि हाइगन्स आप ये बताइए हमें कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपका जो लाइट रेडिएशन है वो वेव है। ठीक है ना। तो हाइगन्स का कहना था जैसे आपने प्रूफ किया है कि लाइट रेडिएशन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, आपने किन प्रॉपर्टी के आधार पे कह दिया कि ये पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो न्यूटन बताते हैं कि भाई मैंने दो चीजें प्रूफ करी हैं, एक प्रूफ करी है रिफ्लेक्शन और प्रूफ करी है रिफ्रैक्शन। मैंने दो प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी हैं लाइट के ऊपर। लाइट के ऊपर मैंने दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी हैं, एक मैंने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दी है और एक मैंने रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दी है। क्या मानते हुए प्रूफ करी है? लाइट के बिहेवियर को पार्टिकल बिहेवियर मानते हुए प्रूफ करी है। अब ह्यूजेंस तुम्हारे अंदर अगर दम है, अगर ह्यूजेंस तुम्हारे अंदर यदि दम है तो एक काम करो कि लाइट के बिहेवियर को वेव मानते हुए तुम मुझे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज प्रूफ करके दिखाओ। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या थे? सब लोग जानते होंगे रिफ्लेक्शन लाइट रेज का होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है बच्चों? यस सर। यस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो इतनी सारी ऑप्टिक्स आप पढ़ते हो, ये जो फॉर्मूला दिया था ये न्यूटन ने ही दिया था। और दूसरा स्नेल का फॉर्मूला जो रिफ्रैक्शन पे लगता है वो क्या था? दैट फॉर्मूला इज क्लास 10th, आई होप आप भूले नहीं होगे। 1 म्यू टू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड परफेक्टली इट इज कॉल्ड V1 अपॉन V2। बोलो याद है कि नहीं याद है? फिर से बता देता हूं, भूल गए हो तो। रिफ्रैक्शन का जो लॉ था कि अगर कोई लाइट फर्स्ट मीडिया पे आती है और वो रिफ्रैक्ट होकर के सेकेंड मीडिया पे चली जाती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है पेयर ऑफ मीडिया का दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और ये जो रेशियो होता है ये वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यानी V1 अपॉन V2। ये था सेकेंड लॉ रिफ्रैक्शन का। तो न्यूटन चुनौती देते हैं, ललकारते हैं कि आओ मैदान में ह्यूजेंस, दम है तो प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है ना। अपनी वेव थ्योरी को लेकर के मेरे दो लॉज को तुम प्रूफ करके दिखाओ। तो ह्यूजेंस जो होते हैं वो प्रूफ कर लेते हैं, हाइगन्स वेव को प्रूफ कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। फिर सवाल उठता है कि हाइगन साहब अच्छा ये बताओ, अभी मैं प्रूफ तो करूंगा, आज की क्लास का टॉपिक ही है बच्चों प्रूफ करना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो प्रूफ करना। फिर सवाल क्या उठता है प्रूफ करने के बाद? न्यूटन कहाँ मानने वाले थे भाई, बड़ी दादागिरी चल रही थी। 16th सेंचुरी न्यूटन की थी, सॉरी 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी न्यूटन की थी, एक छत्र राज था उनका। तो न्यूटन बोलते हैं चलो 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 तुमने ये लॉस तो प्रूफ कर लिए हैं, मगर हमें ये बताओ कि मेरी पार्टिकल थ्योरी तो स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन को मानती है, और वो कहती है कि लाइट का पार्टिकल एक सीधे रास्ते में चलते हुए आता है, बट तुम्हारी जो लाइट है वो तो सीधे रास्ते में नहीं आती है, वो तो वेव नेचर में आती है, वो तो वेव नेचर में आती है।
तो हमें उसका ये वेव पाथ क्यों नहीं दिखाई देता है, ऐसा पाथ क्यों नहीं दिखाई देता है, वेव नेचर का पाथ क्यों नहीं दिखाई देता है ह्यूजेंस? बोलो, अगर तुम लाइट को वेव मानते हो तो तुम लाइट के पाथ को स्ट्रेट लाइन क्यों मान के चल रहे हो? तुम उसके पाथ को वाइब्रेटिंग मानो ना, अगर तुम उसको एज ए वेव कंसीडर कर रहे हो। हर्षिता बता सकती हैं ह्यूजेंस ने क्या जवाब दिया था इसके बारे में? So what? यस, समझ में नहीं आया क्या बेटा आपको? I didn't get it. ओके, न्यूटन ने क्लेम किया कि हाइगन्स आप वेव थ्योरी की बात करते हो, एंड दीज वेव्स as you saying these radiations from the sun are coming, if they are coming in the form of wave, then how can you consider the path of the wave as a straight line, but the waves are coming as a form of fluctuation of crust and trough? Then Huygens, how do you take the path of the wave as a straight line path? इसको straight line क्यों ले लेते हो? तो हाइगन्स कहते हैं मेरे स्ट्रेट लाइन लेने की वजह यह है कि ये जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। ये हाइगन्स ने रीजन दिया, मतलब एक एक आरोप को उसने सेटिस्फाई किया, बोले बहुत स्मॉल वेवलेंथ होती है। ये बात लगी मजाक न्यूटन को, न्यूटन वहां से चले जाते हैं, कहते हैं ये तो कुछ भी बोल रहा है, अब कह रहा है वेवलेंथ स्मॉल है इसलिए मेरे को ऐसा पाथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर भी जब तक थॉमस यंग नहीं आ जाते हैं तब तक न्यूटन की जय जयकार होती रही, और कोई नहीं मानता था कि लाइट का वेव नेचर है, लाइट का वेव नेचर है, इस बात को कोई नहीं मानता था जब तक थॉमस यंग नहीं आ गए थे। और थॉमस यंग ने जब तक आकर के इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट नहीं कर दिया था लैब में जाके अपने, तब तक कोई नहीं मानता था कि लाइट का वेव नेचर है। भले ही इस वेव नेचर के फेवर में, भले ही इस वेव नेचर के फेवर में किसने, हाइजेनबर्ग बोल रहा हूं, कौन चल रहे थे साइंटिस्ट? थॉमस यंग? नहीं, थॉमस यंग नहीं भाई, हाइजेंस ने भले ही इसके सपोर्ट में दो एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सही परफॉर्म करके दिखा दिए थे। चलिए तो आज का क्वेश्चन हेडिंग डालिए, आज के क्वेश्चन की क्या हेडिंग है? रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूजेंस प्रिंसिपल। चलिए तो आज रिफ्लेक्शन के लॉज हम प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल। बच्चों कॉपी में लिखना पड़ेगा आज थोड़ा सा आप लोगों को, चलिए लिखिए मेरे साथ, लिखिए हाइगन्स कंस्ट्रक्शन और हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये तो हो गया था, सॉरी, हाँ ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। बच्चों क्लियरली विजिबल है, अच्छे से मजा आ रहा है, समझ में दिख रहा है ना एकदम? Yes, sir. ओके चलो तो भाई करते हैं इसको। ये ले लीजिए एक शाइनी सरफेस, चमकदार सरफेस। क्यों ले लो भैया? क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन परफॉर्म करवाना है। कौन करवा रहा है ये रिफ्लेक्शन परफॉर्म? ये रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं हाइगन्स। हाइगन्स अपने रूल को प्रूफ करेंगे। चलिए बच्चों ये ले लीजिए इंसिडेंट लाइट और ऐसी बना लीजिए रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, बना लीजिए बिंदास एकदम, बना लो। इंसिडेंट रे बना लो, ये रिफ्लेक्टेड रे बना लो। ये इंसिडेंट रे के एरो हैं, ये बाहर जाते हुए रिफ्लेक्टेड रे के एरो हैं। बोलो बना लिए? यस सर, बना लिया। ओके। Yes, sir. एंगल का खासा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों आप लोग को, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा एंगल का खासा ध्यान कैसे रखना है। देखिए अभी की सिचुएशन देखिए बेटा, ये जो लाइट आ रही है कुछ इस तरीके से है, ये सरफेस पर नॉर्मल है। किस पर नॉर्मल है बच्चों?
सरफेस पर Surface. नॉर्मल। सरफेस पर। तो ये एंगल कितना होगा बोलो? आई। और Yes, sir. ये एंगल कितना होगा बोलो? आर। बोलो यस। R. Yes, sir. ओके। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 90 माइनस आई। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ओके। Yes, sir होगा। ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस आई, और ये जो एंगल होगा बच्चों ये होगा 90 माइनस आर। एग्जैक्टली क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. Clear. Yes, sir. लाइट थोड़ा तो ये लाइट आ गई अपने पास। अब बच्चों ये जो लाइट आई है इस पर आप वेव फ्रंट बनाओ। आप सबको पता है कि जो वेव फ्रंट होता है हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है। बोलो बताया था मैंने कि नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir तो बताया वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर चलता है। तो ये देखिए बेटा, ये इस पॉइंट पर वेव फ्रंट बनाइए। ये किसका वेव फ्रंट है बेटा? इस वाली रे का, सबसे नीचे वाली का वेव फ्रंट, ए से लेके बी पर। बना लो वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर खींच दो। ये वेव फ्रंट बन गया। ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलो अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये एंगल कितने डिग्री होगा? सर 90। 90, क्योंकि वेव फ्रंट जो हुआ करता है वो 90 डिग्री पे होता है। बोलो यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. बहुत ध्यान से समझना बच्चों। बच्चों ये जो दिख नहीं रहा है आपको, अभी थोड़ी देर में दिखेगा। ये वाला एंगल कितने डिग्री है बोलो? आई। Yes, sir. है कि नहीं है? है sir. Yes, sir. अरे वेव फ्रंट जो होगा बट इसका नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल तो न आई है न कि नहीं है? बोलो। Yes, sir है। Yes, sir. ये जो एंगल है ये आई है। ओके यस, ये एंगल ये वाला आई है। अगर श्रुति ये एंगल आई है तो ये एंगल कितने डिग्री होगा बोलो? सर R होगा। 90 माइनस आई, सॉरी 90 माइनस। अरे जब इसके साथ ये 90 डिग्री है तो वेव हाँ, फ्रंट हाँ। के साथ ये एंगल कितने डिग्री होगा? सर 90 माइनस आई। क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके, ये हो गया 90 माइनस आई। ध्यान से देखना, ये हो गया 90 माइनस आई। फिर से दिखा रहा हूं बच्चों में एक बार आपको। मानसी जी सर। ये देखिएगा बड़े आराम से। यस सर। ये दूसरा वेव फ्रंट मैंने बना दिया इस तरफ। ये दूसरा वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट है बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद। ये इस पॉइंट का इंसिडेंट है और ये इस वाली रे का इंसिडेंट है, सी का। बोलो आया समझ में? ये ए पर है इंसिडेंट वेव फ्रंट, पॉइंट ए पर, और ये पॉइंट सी पर है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। अच्छे से देखो, बार बार देखो डायग्राम, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखो मैंने मिटा दिया, ये रेज आई ये वेव फ्रंट मैंने बना दिया, इंसिडेंट रे ए पर ये मैंने वेव फ्रंट बना दिया है। और दूसरा वेव फ्रंट मेरी तमन्ना है मैं यहाँ पे बनाऊं, तो ये मैंने यहाँ पे दूसरा वेव फ्रंट बना दिया ऐसा। ये आर्क मारने का सिस्टम, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जो हम सीख करके आए हैं क्लास 9th में, वो सब की प्रोसेस है, छोड़ दो उसको। चलिए ये दिख गया आपको नॉर्मल। ये क्या दिख गया Yes, बच्चों sir, आपको? अब नॉर्मल। clear। अब क्लियर हुआ नॉर्मल? यस सर अब क्लियर है। ओके। अब देखो मानसी, ये एंगल आई होता है, तुम जानती हो? बोलो हाँ। जी सर। और यहां से लेकर के यहां तक का टोटल एंगल 90 होता है। बोलो हाँ। 90 डिग्री सर। तो अगर Yes, ये sir। आई है और ये 90 है तो यहाँ जो छोटा सा ये दिख गया, ये क्या हुआ? यस सर 90 माइनस आई। 90 माइनस आई, एग्जैक्टली ये होता है 90 माइनस आई। अब मानसी Yes, sir, अब देखो बेटा, अब ये जो एंगल है 90 माइनस आई, आप बताओ ये नीचे वाला एंगल कितना होगा? नीचे वाला हाँ सर वो
सर वो भी आई आई होगा शायद। वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, आई ही होगा। देखो कैसे, ये है आई, यस और नो। यस सर। ये वाला जो एंगल बन गया था, ये बन गया था 90 माइनस आई, बोलो यस। माइनस आई सर। अब ये जो है, ये क्या था, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल ना, ये नॉर्मल था ना बेटा, ये क्या था, ये नॉर्मल था कि नहीं था? यस सर नॉर्मल तो है वो। नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री पे होता है, 90 पे होता है। यस सर। तो 90 माइनस आई में क्या ऐड करोगे कि 90 हो जाएगा? 90 माइनस आई में प्लस आई ऐड करोगे तो आई से आई कैंसिल होके क्या बचेगा, 90 बचेगा। यस सर। तो इसलिए इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, आई। आई। समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? यस सर आ गया। यही कलाकारी है इसमें। तो देखिए, ये है आई और ये भी है आई, बोलो हाँ। नहीं आया आप एरिना समझ में? आ गया सर। हाँ सर आ गया। मानसी क्लियर है? मानसी कहीं चली गई क्या, देखना मीटिंग में नहीं है क्या? नहीं सर हूँ मीटिंग में हूँ सर, क्लियर है। ओके हाँ, चलिए देखिए, अब इसके बाद अब आर की बात करते हैं। ये एंगल कितना है बच्चों, आर है, बोलो हाँ। हाँ सर। सर। रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ आर ही तो होता है, तो ये वाला एंगल भी आर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर तुम कहोगे तो मैं बना के दिखा देता हूं। ये देखो, ये नॉर्मल है, ये आर था, ये इसका वेव फ्रंट था, तो बताओ एरिना ये कितने डिग्री होगा टोटल एंगल? सर 90। 90। तो 90 में आर कट गए तो ये कितना हो गया एरिना? 90 माइनस आर। और इस कंप्लीट को 90 बनाने के लिए हमको ये एंगल कितना लेना पड़ेगा? आर। आर लेना पड़ेगा, तो ये एंगल आर आ गया। बोलो आया समझ में बच्चों? यस सर। चलो बहुत सर आ अच्छा, गया। ठीक है बेटा। अब देखिएगा बड़े अच्छे से देखिए, वेव फ्रंट की प्रोसेस शुरू हो रही है। वेव कैसे ट्रेवल करती है, जैसे वेव फ्रंट देखिए, जितने टाइम में ये रेज ए से लेकर के डी तक पहुंचेगी, कौन सी वाली, ये नीचे वाली, जितने टाइम में ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ए से लेके डी तक पहुंचेगी, उतने ही टाइम में सेम वेव फ्रंट पे बैठा हुआ डिस्टरबेंस बी से लेके सी तक पहुंचेगा। बोलो हाँ या ना। सर प्लीज रिपीट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने टाइम में इस वेव फ्रंट पर बैठा हुआ डिस्टरबेंस ए से लेकर के डी पर पहुंचेगा, उतने ही टाइम में इस पॉइंट वाला बी का डिस्टरबेंस सी पर पहुंचेगा। सर बी का डिस्टरबेंस सी पे कि सी का डिस्टरबेंस बी पे पहुंचेगा? क्यों बेटा, रेज का डायरेक्शन देखो, बी टू सी आ रहा ना। ओ सर यस सर यस सर। बोलो यस और नो। यस सर। अब कल इसी चीज को मैं स्फेरिकल पार्ट में दिखाता था, तो मैं बोलता था कि जितने टाइम में ये डिस्टरबेंस ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचेगा, उतने ही टाइम में ये डिस्टरबेंस ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचेगा। बोलो यस और नो। यस सर। आज भी तो वही हो रहा है, परपेंडिकुलर वेव फ्रंट में ही तो वेरी हो रहा है पॉइंट। तो जितने टाइम में ए से डिस्टरबेंस डी तक पहुँचेगा, उतने टाइम में बी से वो डिस्टरबेंस सी तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? पहुंचेगा सर। यस, पहुंचेगा। ओके। मतलब कि ए से लेके डी तक जाने का समय और बी से लेके जी तक सी तक आने का समय सेम है। बोलो यस और नो। यस सर। यस मतलब सर। कहीं पर ब्रैकेट में लिख लो बादल बना करके अपनी कॉपी में कि टाइम ए टू डी इज इक्वल टू टाइम ए टू सी। मैं ही लिख देता हूँ, टाइम ए से लेके डी पहुँचने का इज इक्वल टू टाइम बी से लेके सी पहुँचने का। क्लियर है बच्चों? यस सर। नाउ सारी की सारी मोशन कहाँ हो रही है, हवा में हो रही है। और हवा में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों? सी इंटू 10 टू द पावर 8। यस यस, सी होती है, काफ़ी है सी। और सभी को फॉर्मूला है, पता है
कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो यस। Yes, sir. चलिए अब हम निकालते हैं साइन आई। साइन आई, अब हम साइन आई निकालते हैं बच्चों। देखिए साइन आई यहां से निकालते हैं तो साइन आई इज इक्वल टू इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों देखो ध्यान से, आई एंगल के लिए क्या परपेंडिकुलर बीसी है कि नहीं है? Yes, sir. है। परपेंडिकुलर बीसी है ना बेटा। देखो ये एंगल है, इसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं मानसी। यस सर बोलते हैं। हाँ, और हाइपोटेनस क्या बनेगा बेटा? 90 डिग्री के सामने की साइड, बीसी यस अपॉन सर। एसी। बोलो यस। Yes, sir. यस सर। बीसी, बी से लेके सी तक जाने में लगा समय, बी से लेकर के सी तक की दूरी इक्वल टू बीसी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये देखो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये लिखा था, तो डिस्टेंस है बीसी, स्पीड लाइट की कितनी है बच्चों? सी। और यस सर। और टाइम कितना लगेगा बेटा? टाइम बी से लेके सी, सो यू कैन राइट इट सी मल्टीप्लाइड बाई टाइम बी से लेके सी का। बोलो यस। यस Yes, सर। sir. होल डिवाइडेड बाई ए सी, ये हो गया अपने पास साइन आई। अब आइए निकालते हैं बच्चों साइन आर। साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन आर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, एडी है कि नहीं है? है sir. एडी अपॉन हाइपोटेनस एसी ही तो है। बोलो यस। Yes, sir. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है श्रुति? सी सर। सी। और टाइम कितना है बेटा? सी डी। TAD टी ए डी। सॉरी एट। होल डिवाइडेड बाई कितना? ए सी। AC। क्लियर है? यस सर। दोनों को डिवाइड Yes, कर sir. दो बेटा। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू बी सी अपॉन वैल्यू से डिवाइड करो, सी मल्टीप्लाइड बाई टाइम बी सी होल डिवाइड बाई ए सी, और डिवाइड करोगे साइन आर का तो पलटी मार के ए सी सबसे ऊपर आएगा मानसी की नहीं आएगा? आएगा आएगा। आएगा। और सी मल्टीप्लाइड बाई टी ए डी। ए यस सी सर। से ए सी, कैंसिल, सी से सी सी से कैंसिल। सी कैंसिल, और आपको पता है कि ए डी का टाइम बी सी के इक्वल है, तो टाइम ए डी से टाइम बी सी भी क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल। यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1:1। दिस इम्प्लाइज दैट साइन आई इक्वल टू साइन आर। साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ गया आई इक्वल्स टू आर। आर। प्रूव्ड। बेटा नोट करो कॉपी में ईमानदारी से। हर्षिता ठीक है? क्लियर है? नोट करिए। एरिना, श्रुति, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया। ओके। So this is I equals to R. Angle of incidence equal to angle of reflection. तो ये था हाइगन्स का धमाका, जिसने न्यूटन को जवाब देने के लिए अपने वेव फ्रंट कंसेप्ट से रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को उन्होंने प्रूफ कर दिखाया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसको आप अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे तो कोई इसको अलग तरीके से करेगा, कोई इसको सिमिलर ट्रायंगल से लेकर के करेगा, कोई इसको कॉन्गुरेंट ट्रायंगल लेकर के करेगा। अलग अलग तरीके हैं, बट मुझे सबसे सरल यही लगता है, तो मैं इसी से पसंद करता हूं।
डन? Done, sir. Done, sir. लिख लिया बहुत अच्छे से? Yes, sir. चलिए, मानसी लिख लिया, मैं रफ करने वाला हूं। यस सर, लिख लिया। ओके बेटा, चलिए, तो ये था। अब देखिए इसका प्रूफ यहां पे है। हाँ, लिख लो बच्चों, नंबर पाने की जुगाड़ लिख लो। ए बी इक्वल टू इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये बना हुआ है। सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। एंड व्हाट इज एक्स वाई? एक्स वाई इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट, शुरुआत में लिख सकते हो लेट सी बी द स्पीड ऑफ लाइट एंड टी बी द टाइम टेकन टू लाइट फ्रॉम गो टू फ्रॉम बी टू सी। बी से लेके सी तक जाने में लगा टाइम टी है, तो ए से लेके डी तक जाने में भी लगा टाइम टी है। लिख लो इस लाइन को, टाइम बी टू सी और ए टू डी, बस यहीं तक, क्योंकि हम दो वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। बाकी वेव फ्रंट से मुझे मतलब नहीं है, ई और एफ से मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है बीच वाले वेव फ्रंट का, इसलिए कोई मतलब नहीं है। सीधे आप यहां तक लिख लो ए टू डी। एग्री? लिख लिया बच्चों? Agree, sir. Yes, sir. अब इसके बाद पूरा का पूरा वही है, साइन आई अपॉन साइन आर आई इक्वल्स टू आर, वो प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है? बोलो। ठीक, sir. चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। Laws of reflection at a plane surface. अब देखिए रिफ्रैक्शन का लॉज मैं प्रूफ करा रहा हूं। रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। यस, बनाइए डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर एकदम। ये ले लीजिए, इस बार ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और आप सबको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ऊपर लाइट की स्पीड c होती है। तो ऊपर लाइट की स्पीड ले लो c, और मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ले लो v। होती है ना बच्चों? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू c बाई वी। 1 म्यू टू इक्वल टू c बाई वी, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कहो याद है कि नहीं याद है 10th क्लास का फॉर्मूला? भूल गए हो तो लिख लो। 1 म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू c बाई वी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। डन? Done, sir. चलिए बनाइए सरफेस। हाँ, ऊपर रेयर मीडियम स्पीड c, मीडियम का नाम म्यू1, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, नीचे स्पीड v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। ये लाइट आकर के धड़ाक से पड़ी, और लाइट के आते ही ये सब चेंजेस हो गए, इनके डायरेक्शन चेंज हो गई। क्लियर है? Yes, sir. चलिए वेव फ्रंट बनाइए, पहला वेव फ्रंट ए बी। Yes, sir. बना ली।
दूसरा वेव फ्रंट बनाइए इसका, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये है, सी पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये जाएगा। सी पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये जाएगा। अब मैं एक बात आपसे बोल रहा हूं, वही इसका मेन कंसेप्ट है, आप बताइएगा हाँ या ना। देखो ये दो वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट ये है, एक वेव फ्रंट ये है। हवा में जितने टाइम में वेव बी से सी पहुंचेगी, उतने ही टाइम में लिक्विड में वेव ए से लेके डी पहुंचेगी। बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, Yes, sir. तो लिख लो बच्चों, लिखो टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम बी टू सी। लिख लो यहां पे, लिखो टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम बी टू सी इक्वल टू टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच फ्रॉम ए टू डी। मतलब एरिना दोनों में सेम टाइम लगा है या अलग अलग टाइम? Sir, same time. यस एग्जैक्टली सेम टाइम लगा है। तो सेम टाइम में ये दूरी कम क्यों? क्योंकि मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाती है और मीडियम Yes, के sir. बाहर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। यस और नो? Yes, sir. ओके, सो लिख लो काम की बात, बी सी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या बनेगी बाहर? सी। टाइम कितना लगेगा? टी। बोलो यस। Yes, sir. एंड ए डी मीडियम के अंदर की स्पीड बोलो कितनी होगी? वी। B. और टाइम कितना लगेगा? टी। C. यस और नो? Yes, sir. ओके गुड। चलिए देखिए, अब यहां पे नॉर्मल सेट होगा। बोलो यस। Yes, sir. ये बनेगा आई, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा sir. ये बनेगा, यहां से यहां बनेगा आर। रिफ्रैक्शन। एग्री? Agree, sir. यस, ये बन गया आई, ये बन गया आर। अगर ये बन गया आई तो ये बन गया 90 माइनस आई। बोलो हाँ। हाँ sir. हाँ सर। और अगर ये 90 माइनस आई है तो अगेन इस एंगल को क्या बनना पड़ेगा? I. आई बनना पड़ेगा। बोलो यस। क्लियर है कि नहीं है? Clear, sir. जैसा क्लियर है। ओके, बहुत अच्छी मानसी। अब देखिए आर की बात कर लूं मैं, रिफ्रैक्शन की बात कर लूं मैं। यहां पे बात होगी रिफ्रैक्शन की, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अगर ये एंगल आर है, रिफ्रैक्टेड एंगल अगर ये आर है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर। सर। और अगर ये 90 माइनस आर है तो इतने वाले पार्ट को आर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? सर होना पड़ेगा। देख लो भाई फिर से। अब मैं मिटा देता हूं जो जो मैंने बनाया है, फिर उसके बाद क्लियरली देखना जो जो मैंने कहा है आपसे। यस, ये देखिए ये आई है तो ये भी आई होगा, और ये आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। एग्री? Agree, sir. एग्री सर। चलो तो बना लो कॉपी में अच्छे से। ये आई है तो आई और ये आर है तो आर। बना लिया जी? Yes, sir. ओके, यस सर। नाउ साइन आई, कहां पहुंच गए?
नाउ साइन आई की वैल्यू बनाते हैं हम। यस, डायग्राम पूरा कर लें फिर उसके बाद। यस, ये देखिए, अब मैं साइन आई की वैल्यू बना रहा हूं। साइन आई इक्वल टू, देखिए यहां से परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए बेटा, बीसी है कि नहीं है, बोलो। यस सर है। और हाइपोटेनस एसी है कि नहीं है? सर। यस ओके, तो साइन आई इक्वल टू बीसी की वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टी होल डिवाइडेड बाई एसी। कहिए यस। यस सर। नाउ साइन sir. आर की बात करो मानसी, साइन आर इक्वल टू डिस्टेंस साइन आर, इसके सामने एडी, परपेंडिकुलर इज एडी एंड हाइपोटेनस इज एसी, बोलो यस। AC, यस सर, यस सर। एडी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्या स्पीड से चलेगा बेटा मीडियम के अंदर, V, इनटू टी होल डिवाइडेड Yes. बाई एसी, एग्री। यस सर। नाउ डिवाइड कर दो दोनों को, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू है c इंटू टी डिवाइडेड बाई a इंटू सी, और नीचे sir. रखेंगे तो पलटा मार करके ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा a इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई वी इंटू टी। टी से टी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, 1 म्यू 2। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। नोट करिए इसको, नोट करिए। क्लियर है? सर एक डाउट था। पूछो बेटा। सर म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। 10th क्लास में Okay, पढ़ा था sir. अपन ने, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यस सर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो मटेरियल की लाइट जिस मीडियम से जाती है उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी को अपन म्यू से डिनोट करते हैं, और ऊपर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, नीचे म्यू 2, तो हम लिखते हैं 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। रिफ्रैक्टिव Yes, इंडेक्स sir, ऑफ yes. सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, याद आया? ओके इज इक्वल sir, टू आ गया. स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब ऊपर का मीडियम हवा है तो स्पीड ऑफ लाइट c होती है बेटा, तो c बाई वी बन जाता Yes. है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, क्लियर हो गया एकदम? जी सर, हो गया। चलिए, तो ये 4 मार्क्स का आता है बच्चों, 2 में से कोई एक अक्सर आता है, बहुत ज़्यादा ही आता है। चलिए मैं रफ कर दूं, हटा दूं? हटा दूं जी? यस सर। यस सर। चलिए, यस, ये हो गया। और लिख लीजिए बच्चों, ये ऊपर से ये वाली लाइन लिख लीजिए। यस, ये हो गया अपने पास। ये वाली लाइन लिख लीजिए, वही मैंने लिखवा तो दी थी, खैर लिखवा दी थी ना बच्चों, द टाइम टेकन टू टी बी टू सी इज इक्वल टू ए टू डी। यस सर। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ तक पूरा हो गया। देखिए, कल से मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ कि कल से हमने क्या क्या पढ़े हैं। तो कल से हम क्या क्या पढ़े हैं एक बार देख लीजिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद वेव फ्रंट, फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और वेरियस टाइप के प्लेन फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं बच्चों कोहेरेंट सोर्स। हेडिंग डालिए बच्चों, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट का मतलब होता है बच्चों आइडेंटिकल सोर्स। आइडेंटिकल सोर्स, आइडेंटिकल सोर्स मतलब कि एक जैसे सोर्स, एक जैसे सोर्स।
हम कुछ करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम वेव की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने वाले हैं। और वेव की सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है वेव को लड़ाना, दो आने वाली वेव्स को आपस में किसी पॉइंट पर टकराना। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या बोलते हैं बच्चों? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जी हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव बोलते हैं इसे। हम दो वेव को टकराना चाहते हैं, तो दो वेव्स आकर के कब टकराएंगी मीडियम के किसी पॉइंट पर, और कब कोई रिजल्ट देंगी, जिसकी शर्त है नंबर 1, दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम हो। क्या शर्त है बेटा? दोनों वेव की फ्रिक्वेंसी सेम हो। सेम। यस, दोनों वेव की फ्रिक्वेंसी सेम हो। और सेकंड पॉइंट है कि दोनों वेव टकराएंगी तब जब उनमें फेज वेरी ना हो रहा हो, जब उन दोनों वेव का फेज एंगल वेरी ना हो रहा हो, मतलब उनके फेज वेरिएबल ना हो, या तो फेज सेम हो या फेज कांस्टेंट हो। तो दो शर्तें हैं बेटा, साउंड कम कर ले युवराज। तो या तो फेज सेम हो या तो फेज कांस्टेंट हो। दो कंडीशन में वेव टकराती हैं और कुछ इफेक्ट सुपर इम्पोज करती हैं और एक इफेक्ट जनरेट करती हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे सोर्स जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और जिनके फेज या तो सेम हो या तो कांस्टेंट हो फेज एंगल, ऐसे सोर्स को बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्स। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सच सच बताना। यस सर, आ गया। हाँ भाई, हमारी तमन्ना ये है कि हम दो लाइट सोर्स को आपस में टकराएं। हम दो लाइट सोर्स के बीच में युद्ध कराना चाहते हैं, जंग चाहते हैं हम दो लाइट सोर्स के बीच में। एक लाइट रेडिएशन ये आया तो रे तो ऐसी आएगी, बट वाइब्रेशन ऐसे होते आएंगे, ये इस पॉइंट पर, और दूसरा इस पर भी इसी तरीके से आएगा। तो आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी सेम है इनकी। यस, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड। अगर मान लो यहां से यहां तक 1 सेकेंड है, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकेंड है, जरा गिनो वाइब्रेशन। ये 1 वाइब्रेशन और ये 2 वाइब्रेशन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। इसका गिनो इतने ही दूरी में, यदि मान लो 1 सेकेंड है तो इतने ही 1 सेकेंड में देखिए इसके भी 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं। यस, 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं इसके भी। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी f है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी f है, तो दो वेव के लड़ने के लिए सबसे पहली शर्त है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी तो लड़ाई नहीं होगी। और दूसरी शर्त है कि दोनों के बीच का फेज एंगल कांस्टेंट हो। यस, दूसरी शर्त है दोनों के बीच का कांस्टेंट फेज एंगल कांस्टेंट हो। तो ऐसे सोर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट का हिंदी मीनिंग एक्चुअली है एक ही जैसे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। यस यस, चलो कोहेरेंट सोर्स। एरिना पढ़िए वाटर कोहेरेंट सोर्स। सर, वो लेफ्ट हो गई। Coherent sources of light are those sources of light which emit light wave of same wavelength, same frequency and in same phase or having constant phase difference. ऐसे सोर्स जो सेम वेवलेंथ का मतलब है सेम कलर। वेवलेंथ का मतलब किससे निकलता है बच्चों फिजिक्स में? कलर से। जो सेम वेवलेंथ, सेम फ्रिक्वेंसी
और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की वेव एमिट करेंगे, लाइट वेव एमिट करेंगे, ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये जो कांस्टेंट फेज है सर उसे एक बार डायग्राम में बताइए। ओके, कांस्टेंट फेज का डायग्राम मैं बता दूं। मैं ये कांस्टेंट Yes, sir. फेज का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको एक दिन बताया था, याद कीजिए। फेज डिफरेंस आया था बीच में, किसी ना किसी जगह पे आया था शायद। देखिए, इसी चैप्टर में था। आया था। आई डोंट नो कहाँ पे आया था, शायद उसमें आया था, शायद एसी में आया था। देखिए, आपके स्कूल में रेस हुई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा ए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए। यस सर। आप यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और आपके प्रिंसिपल की बिटिया को प्रिंसिपल ने फेवर करने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर दिया है 30 डिग्री। अब यस आप यहाँ भी पहुँच जाओगे तब भी आपकी प्रिंसिपल की बिटिया यहाँ पर रहेगी आपसे 30 डिग्री आगे। बोलो यस और नो? यस सर। यस। तो ये कहलाता है बेटा, एंगल हमेशा उसका कांस्टेंट फेज लेके बना रहेगा, मतलब हमेशा फाई क्या रहेगा? कांस्टेंट। बोलो यस और नो? यस सर। अब वेव डायग्राम में मान लीजिए आपकी शुरुआत हुई है t इक्वल टू 0 पर, तो ये देखिए ये आपकी वेव ऐसी जा रही है। बोलो यस बेटा? यस सर। और दूसरा अगर t इक्वल टू 0 पर जब आपको बोला गया था फायर, तो t इक्वल टू 0 पे आप स्टार्ट हुए यहां से, उसी समय मैडम की बिटिया यहां से स्टार्ट हो गई थी 30 डिग्री एंगल से, इतने से। तो उसका वेव ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। इस तरीके से बनेगा। यस सर। हर जगह वो आपसे 30 डिग्री लीड कर रही है। देखिए, ये देखिए, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, यस सर। हर जगह 30 डिग्री आगे। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हाँ, इसमें भी आपकी वेव सुपर इम्पोज हो जाएगी, डोंट वरी। ये देखिए यहाँ पे टकरा रही हैं आपकी वेव्स, यहाँ पे आपकी वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगी, डोंट वरी। मगर मैं यदि कहूँ फेज वेरिएबल है, फेज वेरिएबल होने का मतलब ये एंगल भी बदल रहा। आप यहाँ पे हो तो पता चला ये यहाँ आकर के इतना हो गया और फिर ये लड़की स्लो हो गई, आप आगे पहुँच गए और ये लड़की स्लो होकर के पीछे रह गई यहाँ तक। और एरिना आप यहाँ पे हो और ये मैडम की बेटी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो बताओ ये फेज एंगल वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। तो ये कहलाएगा वेरिएबल फेज डिफरेंस। तो वेरिएबल फेज डिफरेंस अगर मिल रहा है तो वो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होंगे। कोहेरेंट सोर्सेस इस टाइप के सोर्सेस होंगे। बोलो आया समझ में? यस सर आ गया। तो क्या चीज़ें पढ़ी हमने कोहेरेंट सोर्स के लिए? नंबर 1 इक्वल फ्रिक्वेंसी, नंबर 2 इक्वल वेवलेंथ, यस सर। नंबर 3 कांस्टेंट या इक्वल फेज। बोलो यस। यस सर। और फोर्थ एक और बात है बेटा, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। अब ये क्यों इक्वल एम्पलीट्यूड, कैसे? अब मैं कहूं आपको दो वेव टकरानी है, एक का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है और दूसरी का एम्पलीट्यूड इतना छोटा है। आप बताइए जब ये दोनों वेव को टकराओगे तो क्या आपको रिजल्ट में कॉन्ट्रास्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉन्ट्रास्ट, मिलेगा। अरे कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है क्लियरनेस। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नो सर, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना। कॉन्ट्रास्ट का No, sir. मतलब क्लियरनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देखो आप कंपैरिजन निकल गए कि मैं सनलाइट की एनर्जी की तुलना करूंगा अपनी अगरबत्ती से।
हाथ में अगरबत्ती लेके निकल गए, बोलो आओ हम सनलाइट की वेव का अगरबत्ती की वेव के साथ इंटरफेरेंस कराएंगे। बताओ कोई मुकाबला है सनलाइट के सामने अगरबत्ती का? नो सर। तो इसलिए एम्पलीट्यूड भी लगभग लड़ाई जो है लगभग बराबर के लोगों के बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक इतना बड़ा कि वो कितना कैंसिल कर पाएगा उसको, या कितना इफेक्ट कर पाएगा, नहीं करेगा कोई इफेक्ट। क्यों भाई, करेगा क्या कोई इफेक्ट? नहीं करेगा। तो इसका इम्पैक्ट देखने को ही नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस। तो ये कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं अपन कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के तरीके होते हैं। कोहेरेंट सोर्स बनाने के तरीके हैं, नंबर 1 फर्स्ट बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को बांट करके भी कोहेरेंट सोर्स बनाया जाता है। वेव फ्रंट को, जो वेव फ्रंट निकल रहा था अभी तक, उसको बांट करके कोहेरेंट सोर्स बनाया जाता है। उसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेजनल बाइप्रिज्म और लेऑट्स मिरर मेथड में हम वेव फ्रंट को बांटते हैं। एंड सेकेंड होता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें भी हमको वेव फ्रंट मिलता है, इसमें भी हम कोहेरेंट सोर्स डेवलप करते हैं। अब मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, किस टाइप से है, वो देखिए आप पहले। वेव फ्रंट कैसे बनता है, कोहेरेंट सोर्स कैसे बनते हैं, देखिए बच्चों। एक बंद केक का डिब्बा ले लो, केक का डिब्बा जिसके अंदर केक ना हो, खाली डिब्बा ले लो, या कोई कार्टून ले लो, और एक कार्टून के अंदर एक बल्ब लगा दो। अंधेरा कमरा, कार्टून, बड़ा सा कार्टून, और ये बल्ब लगा दिया। ऊपर से भी कार्टून बंद है, नीचे से भी बंद है, हर तरफ से बंद है, और यहाँ से नीचे पीछे से प्लग गया हुआ है। तो अंधेरा ही तो है यहाँ पे, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अंधेरा है और पीछे यहाँ से प्लग जा करके आपने सप्लाई दे रखी है ना, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। बैटरी वैटरी लगा रखी, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो बेटा, ये आपने बल्ब जलाया, बोलो बल्ब जला। यस सर। कैसा काम करेगा बेटा? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा बच्चों? स्फेरिकल। यस ये स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होने लग गए, होने लग गए। यस सर। ओके, ये रेज जाने लग गई, इसके परपेंडिकुलर रेज जाएंगी, ये जाएंगी, ठीक है ना। स्फेरिकल वेव फ्रंट है, प्रोड्यूस होने लग गए। अब देखिए आपने क्या किया बेटा, इस यहां पे 2 होल कर दिए, एक होल ये और एक होल ये, बोलो यस। यस सर। तो यहां से भी तो वेव फ्रंट कन्वे होगा ना बाहर मीडियम में, कि नहीं होगा? होगा सर। अब बताइए, यहां से जो रेज निकल रही हैं, क्योंकि एक रेज तो निकलेगी नहीं, करोड़ों रेज निकलेंगी तो और सारी निकलेंगी। तो यहाँ से जो रेज निकल रही हैं और यहाँ से जो रेज निकल रही हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी हैं कि अलग अलग हैं? सर एक जैसी हैं। एक जैसी एक जैसी हैं। हैं, कलर भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फेज भी सेम है, फ्रिक्वेंसी भी सेम है। तो ये जो 2 सोर्स कहला गए, ये सोर्स कैसे कहला गए? कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स। और क्योंकि ये 2 नैरो होल हैं, नैरो होल को फिजिक्स में बोलते हैं स्लिट, इसलिए इस व्यवस्था को बोलते हैं डबल स्लिट। बोलो यस। यस सर। इसको बोलेंगे डबल स्लिट। आया समझ में कि नहीं आया? डबल स्लिट क्या बेटा? सर डबल स्लिट सर दोबारा बताइए सर। बेटा अपन ने 2 होल करे हैं इसमें,
यस सर। कार्टून में 2 होल करें सामने की तरफ की, नहीं करे पिन से, जैसे पिन जैसे 2 पिन लेके एक पिन अच्छा, यहाँ मार दी, एक पिन ओके। यहाँ मार दी, तो 2 छोटी छोटी हाँ, स्लिट सर। बनेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं डबल स्लिट। बोलो यस और नो। ओके। यस सर, यस तो सर। हमने एक्चुअली क्या किया यहाँ पे हमने वेव फ्रंट को बांट दिया, बांटा कि नहीं बांटा? यस सर। यस तो सर। ये क्या Yes, है, ये sir. डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है। यस सर। दिस इज अ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। बोलो यस, क्लियर है एकदम? यस सर। ओके। यस सर, Clear, clear। sir. अब देखिए दूसरी बात करते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ता है। बेटा कभी भी रिफ्लेक्शन होता है किसी सरफेस में, तो एक निकलती है रिफ्लेक्टेड रे और हल्की सी निकलती है बेटा रिफ्रैक्टेड रे। थोड़ा गलत नहीं गया, थोड़ा ऐसी जाएगी, हल्की सी जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। तो बेटा ये भी क्या है, ये भी वेव फ्रंट का ही डिवीज़न है। यहाँ पे ये जो वेव होती हैं, जो 2 आती हैं, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती है। तो अगर इसकी भी फ्रिक्वेंसी f है, तो ये जो वेव निकलती है इसकी भी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, f। एफ। क्या लगता है आपको कि पानी में कोई लाइट आती तो क्या पूरी की पूरी लाइट पानी में चली जाती है? नो, उसका थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है। तो ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे और ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। तो एक सिंगल लाइट से 2 लाइटें बन गई कि नहीं बनी? बन यस गई. सर। हाँ, तो ये कहलाता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है बच्चों? Division of amplitude. एम्पलीट्यूड। तो ये कोहेरेंट लाइट, कोहेरेंट सिग्नल डिराइव करने की, एम्पलीट्यूड को बांटोगे तो ऐसे डिवाइड होगा और वेव फ्रंट को बांटोगे तो वैसे डिवाइड होगा जैसे अपन ने किया। तो हमारे सिलेबस में हमको ये पढ़ना था कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास है ये हो गया कोहेरेंट सोर्स कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास आ रहा है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। चलिए हेडिंग डालिए बच्चों कॉपी में, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो हम 2 वेव को सुपर इम्पोज करेंगे, 2 वेव टकराएंगी और 2 वेव टकराने के बाद होगा इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है? वेव के टकराने को क्या बोलते हैं बच्चा? सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज होने के बाद एक घटना सामने आती है जिसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब 2 लोग टकराते हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब 2 लाइट के सिग्नल टकराएंगे तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको कई जगह हाई एनर्जी बैंड मिलेगा, कहीं जगह लो एनर्जी बैंड मिलेगा। इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल गए हम? सर एक और बार बता एक दीजिए। और बार बता देते हैं। चलिए देखिए अपनी भाषा में समझाएं इसको। भाई 2 वेव आ गई मीडियम में, मीडियम में 2 वेव आ गई। एक वेव यूं आई, एक वेव यूं आई। सर वेव कहाँ है? ये तो रे है, हम तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो वेव दिखाना पड़ेगा। ये एक वेव आ गई और दूसरी वेव, जरा देखो फीलिंग करो, ये वेव ऊपर से नीचे से आके अटैक कर रही है ऐसे खड़ाक, और इसकी फीलिंग करो, ये वेव जो है ये नीचे से आके अटैक कर रही है खड़ाक। बोलो हाँ। यस सर। मतलब इसका वाइब्रेशन अगर प्लस वाई है तो इसका वाइब्रेशन क्या है इस पॉइंट पे? -y। माइनस वाई। ये भी हो सकता था। दूसरा ये भी हो सकता था कि अगर ये वेव थी, ये वेव थी, तो ये देखो ऐसे भी हो सकता था ये, और ये भी देखना जरा, अब देखिए यहां पे दोनों वेव ने सेम गाना गाते हुए अटैक किया है। बोलो यस और नो।
यस सर। और ये अपोजिट फेज में, मतलब ये क्या है बेटा, सेम फेज, और ये क्या है, अपोजिट फेज। हाँ, तो ये हो सकता है जब दो वेव आपस में आएंगी और किसी मीडियम के किसी पॉइंट पे आके धूम धड़ाम करेंगी, तो अकॉर्डिंग टू देयर फेज रिलेशनशिप कुछ वहां पर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, मीडियम के उस पॉइंट पर। तो जब ये वेव टकराएंगी तो जिस हिसाब से टकरा रही हैं उसके हिसाब से रिजल्टेंट पॉइंट पर या तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या एम्पलीट्यूड घट जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। तो एम्पलीट्यूड का बढ़ना वेव का या एम्पलीट्यूड का घटना। एम्पलीट्यूड का बढ़ना मतलब लाइट प्लस लाइट इक्वल टू महालाइट, अच्छी जोरदार लाइट। और एम्पलीट्यूड का घटना मतलब लाइट प्लस लाइट इक्वल टू मद्दी लाइट या अंधेरा। तो एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की फिनोमेनन हो रही है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मानसी की पढ़ाई चल रही है, ये मानसी की पढ़ाई चल रही है। इतनी कांस्टेंट तो नहीं चलती है, ऐसी चला करती है। बताऊं कैसी? सर सर मर गए ये से, ये हो गई इंटरफेरेंस। वैसी वेव है भैया, बट हम लोग को ऑप्टिक्स में ऐसी वेव लेना अलाउड नहीं है। तो ये वेव चल रही है एकदम, अब ये देखो मरी हुई चाल से घिसट रही है बेचारी ऐसी। ये पढ़ाई इस स्टाइल में चल रही है। अब मैं कैसा इंटरफेयर करूंगा, देखिए आपको मैं कैसा इंटरफेयर करूंगा। दो तरीके का इन्फोर्समेंट होता है, एक होता है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, एक होता है एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो मैं आपको कैसे इनकरेज करूंगा, मैं जाके आपका सपोर्ट करूंगा। मेरी जो वेव है जो आपके साथ ऐड होने आएगी वो सेम फेज में आएगी, एक कांस्टेंट वेव जो कहेगी चलो पढ़ो, चलो 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 चलो। ये देखिए, तो जब मेरी वेव आपके साथ टकराएगी तो एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा, हेल्दी आउटपुट निकल करके आएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब आप पढ़े जा रहे हो, मगर मैं अपोजिट फेज में आपको बर्बाद करने के लिए अपने वाइब्रेशंस भेजूं तो होगा क्या, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड क्या होके कम हो करके निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यस सर। ये आपको समझाने के लिए मैंने डेली लाइफ से रिलेट कर दिया इसको। तो दिस प्रोसेस, ये जो ज़्यादा कम हो रहा है एनर्जी का वाइब्रेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। दो बातें, मानसी कहेगी अरे सर ने मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर दिया तो चलो थोड़े मेरी पढ़ाई हो गई। दूसरा ये भी कह सकता है अरे तुमने इंटरफेरेंस कर दिया, मेरा रिजल्ट बर्बाद हो गया। एक में इंटरफेयर करने में फ़ायदा हो रहा है और एक में इंटरफेयर करने में नुकसान हो रहा है। शायद आपने कभी किसी फ्रेंड को बोला हो डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, अपने काम से काम रखो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये वही है इंटरफेरेंस, अपने आप बोलते हैं टांग अड़ाना। ठीक है, चलो यस सर। यस सर। चलिए, तो ये हो गया इंटरफेरेंस की बातें हो गई हैं। तो आइए देखते हैं फिजिक्स के मामले में इंटरफेरेंस कैसे होता है। ये देखिए बेटा, ये एक्सिस है, ये पहली वेव है। पहली वेव का इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में नापी जाएगी पूरी वेव इस चैप्टर में, क्योंकि ऑप्टिक्स में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में आती है। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक वेक्टर बोलते हैं, याद है कि नहीं याद है, बोलो। यस सर। बहुत अच्छे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरी वेव। बताइए दोनों सेम फेज में गाना गा रहे हैं कि अपोजिट फेज में? सर सेम फेज में। सेम फेज में। तो जो रिजल्टेंट वेव निकलेगी ये देखिए दनादन, इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा E1 प्लस E2 निकलेगा, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। यस सर। इस पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो जुड़ करके निकलेगा।
तो ये जो इंटरफेरेंस कहलाता है बेटा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कुछ इंटरफेरेंस। अच्छा हुआ है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। वी शुड हैव कंस्ट्रक्टिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव। हम लोग को प्रगतिशील विचारधारा का होना चाहिए। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। एंड एट दिस पॉइंट हियर, ये जो पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे, जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वेव का, नेट वेव का, रिजल्टिंग वेव का, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। बोलो यस। यस सर। सर अब देखिए, ये एक वेव है रेड कलर की, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? E1 है इसका एम्पलीट्यूड। दूसरी वेव गई है, देखिए किस तरफ गई है? अपोजिट फेज में। दिख रही है ना बच्चों? यस सर। मतलब जब इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन प्लस में था, डिस्प्लेसमेंट प्लस में था, तब इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एम्पलीट्यूड का दे रहा था। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। जब ये कह रहा था मेरा पढ़ाई में मन लग रहा, पढ़ने दे, तब ये कहता चल तुझे मैं बाहर कुल्फी खिलाने ले चल रहा हूँ, उल्टे डायरेक्शन में। तो देखिए, जो रिजल्टिंग वेव निकल रही है, उसका जो एम्पलीट्यूड है दोनों से माइनस होकर के और मरी हुई वेव निकल रही है, देखो कम हो गया। दिख रही है? यस सर, डिस्ट्रक्टिव ये इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पर जो पीक एम्पलीट्यूड निकलेगा इस पॉइंट पर, दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। तो ये फर्स्ट वेव रेड वाली, सेकेंड वेव ब्लू वाली, और जो रिजल्टिंग वेव है ये है। अब आइए देखते हैं बेटा, इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था। यंग साहब ने बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया था, थॉमस यंग ने, जिसने खील ठोक दी कि वेव नेचर से ही लाइट आती है। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, दो वेव ली इसने, दोनों सोर्स लिए। जो हमारे वेव होती हैं वो किस फॉर्म में चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। तो बड़ा माइन्यूटली मेज़र करो, अगर मेज़र कर पा रहे हो तो। देखो, पहली है ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड। दिख रही हैं? एक सोर्स में ब्लू रेड के छल्ले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं तुम लोग को? दिख रहा है। हाँ, देखना, ब्लू रेड के छल्ले निकलते हैं। ब्लू रेड मिल जाने के बाद थोड़ा मुश्किल हो रहा पहचानना, बट शुरुआत में देखो, ब्लू रेड। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ। ब्लू क्रस्ट है और रेड ट्रफ है। क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। अब देखिए, दो सोर्स इंटरफेरेंस के हैं, दो वेव फ्रंट आपस में टकरा रहे हैं। देखो, इस तरीके से टकराएंगे, देखना, ध्यान से देखना। ये पॉइंट आपको दिख रहा है? मार्कर ले लूं तब दिखेगा। ये पॉइंट दिख रहा है बच्चों, ब्लू? यस सर। ये ब्लू मतलब क्रस्ट। बोलो हाँ। हाँ सर। और रेड मतलब ट्रफ। बोलो यस। यस सर। फिर ब्लू मतलब क्रस्ट। यस सर। रेड मतलब ट्रफ। तो जब भी ये सेम फेज में क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। बोलो यस। यस सर। सर कंस्ट्रक्टिव होगा। देखिए, यहाँ पे क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा था, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा था, तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा था। देखो, ये क्रस्ट इसका है और ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। बोलो यस। यस सर। बट अगर क्रस्ट से ट्रफ मिले, क्रस्ट मिले, ट्रफ मिले, बट यदि क्रस्ट से ट्रफ मिले तो एम्पलीट्यूड कम होकर के निकल रहा था। देख लो, डिस्ट्रक्टिव। बोलो यस और नो? यस सर। तो देखिए, रेड ब्लू कहाँ पे मिल रहा है? देखो, ये रेड ब्लू है, ये रेड ब्लू है। बोलो यस। यस सर। डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, समझ में आएगा। रेड ब्लू आप लोग भी देखो अच्छे से। ये लो, रेड ब्लू दिखाता हूं मैं आपको। कहाँ है रेड ब्लू? ये है रेड ब्लू, है कि नहीं है? है सर। रेड ब्लू दिखा? दिखा सर। रेड एंड ब्लू। ठीक है? यस। तो ये देखिए, मिल गए अपने पास। और यहाँ पे भी है एक रेड ब्लू और यहाँ पर भी एक रेड ब्लू।
और ये क्या है, ब्लू ब्लू रेड रेड, ब्लू ब्लू रेड रेड, ब्लू ब्लू रेड रेड, ब्लू ब्लू रेड रेड, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ। तो जहाँ क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से टफ टकराएंगे वहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव? और यहाँ जो टकराएंगे क्रस्ट से ट्रफ उल्टे, वहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे बच्चों कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के आपको पैटर्न मिलेंगे। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी? ब्राइट बैंड। तो वहाँ पर आपको ब्राइट बैंड मिलेगा। यहाँ पे आगे डार्क बैंड मिलेगा, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था फोटोग्राफिक प्लेट पे हुआ था, तो आपको ब्राइट और डार्क के छल्ले मिले थे। और मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? हो रहा है सर। एनर्जी का ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अपन इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बोलो समझ में आया अच्छे से? यस सर। पढ़ो बेटा एरिना। द फिनोमिनन, The phenomenon of one wave interfering with another and the resulting redistribution of energy in the space around the two sources of disturbance is called interference of waves. यस। तो दो सोर्सेस से निकलने वाली वेव आपस में टकराना और दोनों का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना, इसको बोलते हैं अपन इंटरफेरेंस ऑफ वेव। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चों। कल हम इस चैप्टर का सबसे बड़े दो डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक ना, और दूसरा ये अपना एक्सपेरिमेंट वाला जो मैंने बोला था, थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, काफ़ी आज के लिए बताइए, मज़ा आया, समझ में आया अच्छे से, खुशी खुशी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलिए ठीक है फिर। मानसी क्लियर है सब कुछ? कुछ पूछना है? नो सर, कुछ नहीं पूछना, सब क्लियर है सर। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय।